क्या आप अपने बिटसेट 2025 के सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर 300 प्लस के स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं, जहां पे आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच यहां पे मिल जाए? तो अगर आप ये चीज को अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा स्कोर क्यों नहीं ला पाए। अगर ये आपको जो है रीजन यहाँ पे मिल गया ना, तो डेफिनेटली आपके लिए ये काम जो है यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब इस वीडियो में जो है मैं ऐसी आपके साथ 5 गोल्डन टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गलतियां कहां पे हुई। और अगर इनको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझिए कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। एंड यहाँ पे आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो यहाँ पे बचा हुआ टाइम है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, उसके लिए भैया एक डे वाइज टाइम टेबल ले आइए, ताकि हम चीजों को अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे अगर आप जो है टाइम टेबल चाहते हैं तो एक छोटा सा टारगेट इसी वीडियो पे लेते हुए चल रहे 200 प्लस लाइक्स का, एंड डेफिनेटली हम आपके लिए जो है वीडियो यहाँ पे रिलीज करेंगे। और देखो, ये जो बचा हुआ टाइम है, ये जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, ये आपकी फाइनल अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसे किसी भी हालत में जो है मिस नहीं करना चाहेंगे। एंड यहाँ पे जो है हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2025 का क्रैश कोर्स बाउंस बैक बैच, जो कि आपको सेकेंड अटेम्प्ट में एक अच्छी खासी जंप दिला सकता है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स के मुकाबले। और आज के लिए इस पे एक स्पेशल ऑफर रखा गया है, 3999 में जो है ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कूपन कोड, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद ये कूपन कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो इतने कम प्राइस में आपको इतनी सारी चीजें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, पीसीएम, एलआर, इंग्लिश के, डीपीपी, जिसके अंदर काफी ज्यादा रेलिवेंट प्रॉब्लम्स है, और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को जो है शिफ्ट में देखने को मिले। एंड यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट नोट्स, ताकि आप अपने फॉर्मुलेस को रिवाइज कर पाओ। यहाँ पे मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको लेक्चर में यहाँ पे सिखाई गई है, जो कि आपकी स्पीड को इंप्रूव करेगी। तो इन शॉर्ट आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड मेंटरशिप थ्रू द लाइव सेशंस भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई गाइडेंस भी है, रिसोर्सेज भी है, एक ही जगह आपको सब चीजें देखने को मिल जाएगी। तो बिना किसी देर की आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है ना, तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा, डोंट अंडर एस्टिमेट बिटसेट एग्जाम। ये गलती आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे करी, क्योंकि कई सारे लोगों ने आपके दिमाग में ये चीज डाल दी होगी कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज तो भाई जेई मेंस जो है बिटसेट से ज्यादा ही होता है, तो तुम जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, तुम्हारा बिटसेट भी क्रैक हो जाएगा। अब लग रहा है ना कि ये चीज गलत बोली। आप जो है यहाँ पे इस वजह से स्पीड पे कभी वर्क ही नहीं कर पाए। यार एक चीज समझिए, ठीक है, दोनों के लिए जो है सेम टाइम आपको देखने को मिलता है। तो जेई मेंस के अंदर तो सिर्फ 75 क्वेश्चन रहते, बिटसेट में 130 क्वेश्चन रहते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो कम रखनी ही पड़ेगी ना, ताकि स्टूडेंट उस सेम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट तो ये भी है ना कि आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे भी वर्क करना पड़ेगा। आप ज्यादा क्वेश्चन गलत भी नहीं कर सकते, और कम से कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा फैक्टर है जो कि जेई मेन से आपका लेवल कई गुना यहाँ पे ऊपर उठा देता है बिटसेट के अंदर। तो स्पीड जब हमारी कम होने लगती है ना, जो क्वेश्चन हमसे बनने भी चाहिए वो भी नहीं बन पाते। तो ये मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स के साथ होते देखा है। तो आपको इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। अब यार ये स्पीड को इम्प्रूव कैसे करें, तो मैं आपको जो है कुछ यहाँ पे सिंपल सी टेक्निक बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है, आपको स्पीड ड्रिल्स ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। स्पीड ड्रिल का मतलब क्या है? रोज का आपको ये टारगेट करना है कि पर सब्जेक्ट 30 to 40 क्वेश्चन एटलीस्ट करना है। ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हो और बेटर है, लेकिन इतने आपको कम से कम करने। और हर क्वेश्चन के लिए टाइम जो है 1 मिनट का ही लेते हो। चलो लेट्स से कि आप 30 क्वेश्चन अगर फिजिक्स के कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, जो कि आपको लग रहा था थोड़ा वीक है और अब मेरे को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, तो 30 मिनट्स का ही टाइमर सेट करो और उन क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करो। केमिस्ट्री में तो और थोड़ा सा टाइम गिरा दो अगर इनऑर्गेनिक का है, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं हमारे, फटाफट यहाँ पे होना चाहिए। एंड जब ये आप जो है टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मुझे अभी के टाइम पे से नहीं करना है, लास्ट में अगर 2-3 मिनट बच गए तो उस टाइम पे इसको जो है चेक कर सकता हूँ। पहले इजी और मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। तो आप जब ये सब चीजें करोगे ना, तो आप बिटसेट एग्जाम के लिए एक्चुअल में तैयार होते जा रहे हो। आपको वहां पे मेन पेपर में भी समझ में आएगा क्वेश्चंस को स्किप कैसे करना है। जब यूनिट वाइज ही चीजें प्रैक्टिस होती है, तो जब फुल सिलेबस आपका पेपर रहेगा, तो आप ये चीज और अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। एंड आपको जो है ट्राई करना है कि 4 से 5 दिन के अंदर एक ना एक मॉक टेस्ट देना है, ताकि आप अपनी रियल स्पीड एंड एक्यूरेसी को यहाँ पे समझ पाओ कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो और आपको कितना और ज्यादा स्पीड इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये दोनों ही चीजों से आप डेफिनेटली अपनी स्पीड पे अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे।
कई स्टूडेंट ने ये स्पीड ड्रिल वाली चीज करी नहीं थी, वो लास्ट में बस रिवीजन में लग गए थे, भैया हम जो है फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हमारा काम हो जाएगा। अरे क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ है? जब तक भाई पेपर पे पेन नहीं चलाओगे कैसे उन क्वेश्चंस को लेकर आपकी स्पीड इंप्रूव होगी? तो फॉर्मूले रिवीजन तो हो गए, बहुत बार कर लिया, अब स्पीड ड्रिल वाली प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो विद अ टाइमर, डेफिनेटली आपकी स्पीड यहाँ पे इंप्रूव होगी। टिप 2 यहाँ पे देना चाहूंगा, कोई भी चीज मत छोड़ के जाओ। अब मेरे से बेहतर तो ये चीज आप जान गए होंगे, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट्स में ऐसा हुआ था, छोटे छोटे सेक्शन लाइक एलपीपी हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, जो कि स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ यार इसका वेटेज कितना ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एलपीपी का यकीन मानिए कुछ शिफ्ट्स के अंदर तो 3 से 4 क्वेश्चन भी डाल दिए। अब सोचो किसी स्टूडेंट ने अगर छोड़ दिया था तो उसने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। इसके अलावा डिलीटेड जो पोर्शन आपके जेई मेंस वाले, एस ब्लॉक, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबसे भी क्वेश्चंस देखने को मिले। तो अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ के गए थे तो आपने फ्री में अपना नुकसान किया। एस ब्लॉक तो मतलब कुछ शिफ्ट्स के अंदर हाई वेटेज टॉपिक में था, जीओसी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन एस ब्लॉक में देखने को मिले। तो प्लीज इन सब चैप्टर्स को मत छोड़ के जाइए। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट भी कंपाइल कर दी है कि जेई मेन से कौन से चैप्टर हट गए और आपको बिट सेट में करना था उन्हें। तो जैसे पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, मेटलर्जी, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो ये सब चैप्टर्स आप जरूर से करके जाइएगा। अगर कोई छूटा है अभी तो सेकंड अटेम्प्ट के पहले आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन आते तो आपसे बन जाएंगे। इसके अलावा टिप 3 ये देना चाहूंगा, एलआर एंड इंग्लिश को बिल्कुल भी मत इग्नोर करो। अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे समझ में आ गया होगा कि ये कितना क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है आपका कट ऑफ डिसाइड होने में। लेट्स से कि अभी मेन पेपर के अंदर आपका स्कोर 230 के आसपास रह गया तो एलआर एंड इंग्लिश में कम स्कोर रह गया था, 60 के आसपास ही रह गया। अब अगर उसमें 20 नंबर और बढ़ जाते, यहाँ पे +20 आपके हो जाते तो 250 के स्कोर पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता और सेकंड अटेम्प्ट में और बेटर स्कोर लाने का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता कि एटलीस्ट मैंने सीट को सिक्योर कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स यहीं पे मात खा गए, उन्होंने नहीं करी एलआर एंड इंग्लिश के अच्छे से प्रैक्टिस। तो अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्कोरिंग सेक्शन है, प्रैक्टिस से जो है इसके अंदर एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। अच्छा, इंग्लिश को लेकर जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान मत हो, क्योंकि देखो वोकैबुलरी सेक्शन जो रहता है ना वो आपका थोड़ा सा यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल रहता है। तो अब जब अनप्रेडिक्टेबल रहता है तो आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो, डेली का जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपने पढ़ लिए 10 से 15 मिनट लगाते हुए कुछ ना कुछ नए वर्ड सीखते जाओगे। अगर भाई मुश्किल से फंस गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी फंसा ना तो अब ठीक है, थोड़ा सा अपन रिस्क लेते हुए चलेंगे और वहां पे फिर लॉजिक लगाना आप सीख जाओगे, हो सकता है कोई वर्ड से उसको रिलेट कर पाओ। तो ये जो है आपको मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा लक फैक्टर बेस्ड जरूर से वोकैबुलरी रहता है क्योंकि इतने सारे वर्ड्स जो है अपने मौजूद, तो कोई भी वर्ड यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा जो दूसरे सेक्शंस आपके एलआर एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं उनके प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से कर लो। अब टिप 4 पे चलते हैं कि देखिए मॉक टेस्ट का जो आपका स्कोर है दैट डजंट रिफ्लेक्ट योर फाइनल स्कोर। कई सारे कमेंट्स में ऐसे देख रहा था, भैया हमने मॉक टेस्ट के अंदर हमारा ये स्कोर आ रहा था और जो है फाइनल एग्जाम में हमारा ये स्कोर आया, पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था, ये सब चीजें हुई। तो देखिए ये इस साल की कहानी नहीं है, हर साल जो है ये चीजें देखने को मिलती है। अब आपका अगर जो एवरेज मॉक टेस्ट का स्कोर चल रहा था, ठीक है, उससे आप यहाँ पे ज्यादा भी ला सकते हो, यहाँ पे कम भी ला सकते हो, दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि जो गूगल फॉर्म यहाँ पे मैंने फिल करवाया था स्टूडेंट से रिव्यू के हिसाब से कि आप जो है पेपर का रिव्यू बताइए, तो उसमें ये क्वेश्चन इंक्लूडेड था कि एवरेज मॉक टेस्ट का क्या स्कोर आ रहा था और आपका वेबसाइट का क्या स्कोर रहा। तो हमें दोनों टाइप के जो है लोग यहाँ पे देखने को मिले। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि कई बार जो है रेलिवेंट मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक्चुअल पेपर के टाइम पे थोड़ी एंजाइटी बढ़ जाती है, बहुत सारी चीजें रहती है, स्पीड फैक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है उस चक्कर में यहाँ पे अपना स्कोर कम करा लेते हो। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है, आप जो है प्रैक्टिस और एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए उसको जरूर से दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि मॉक टेस्ट में अगर एक स्कोर आ गया तो आप जो है कंफर्टेबल हो गए, अरे 300 प्लस आ रहे थे, 300 प्लस आ रहे थे, हम तो ले आएंगे। और मॉक टेस्ट दो जहां से मिले जैसे मिले, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहनी है। सेकंड अटेम्प्ट के पहले आपको अपने स्कोर पे लगातार यहाँ पे वर्क करना है, जितना मैक्सिमम टच कर सकते हो। और देखो अगर आप जो है थोड़े यहाँ पे रेलिवेंट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप सिंपली हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ 20 सेट ऑफ 10 में आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एलआर एंड इंग्लिश का भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ताकि आप जो है इस सेक्शन में और बेटर यहाँ पे स्कोर कर पाओ। इसके अलावा भी कई रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो क्रैश कोर्स के अंदर ही सब चीजें आपको देखने को मिल जाती है और अलग अलग आपको पे करने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं ये बता दूं कि मॉक टेस्ट रेगुलर इंटरवल पे देना है, ठीक है, 4 से 5 दिन में देना है, 4 से 5 दिन में दो, 2 से 3 दिन में देना है, 2 से 3 दिन में दो, डिपेंड करता है कि आपको और कितना जो है यहाँ पे वर्क करना है। अगर आपके चैप्टर्स ज्यादा पेंडिंग थे तो थोड़े मॉक टेस्ट अभी कम दो, उन पे पहले वर्क कर लो, है ना। स्पीड ड्रिल भी अपन को करना है जैसे कि मैंने बताया।
और एक चीज यहाँ पे समझिए, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मॉक टेस्ट, कोई स्टूडेंट अगर भाई पूरे अभी जो बचे हुए दिन है हर रोज एक मॉक टेस्ट देगा वही अच्छा स्कोर ला पाएगा, नहीं। एनालिसिस पे भी तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्या आपका सब्जेक्ट ऑर्डर यहाँ पे बिगड़ गया था, हो सकता है एक्चुअल पेपर में यही गलती हुई हो, क्या पे फॉर्मूलेस आप भूल रहे थे, क्या आप जो है बीच में ऐसा हुआ कॉन्फिडेंस एकदम ही शैटर हो गया, आपको लगा यार ये तो बहुत सारे टफ क्वेश्चन आ गए और उस चक्कर में जो इजी थे वो भी छूट गए, ऐसा कुछ हुआ है तो ये एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी आप मैनेज नहीं कर पाए, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, तो यही सब चीजों से तो बचने के लिए हम मॉक टेस्ट देते, ताकि पहले ही हम अपनी यहाँ पे गलतियां देख ले और उनको यहाँ पे सुधार ले। तो इस चीज पे आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के थ्रू वर्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है फाइनल टिप ये देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर ट्रैप्स होते हैं जो कि आपके स्कोर को यहाँ पे गिरा देते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, कौन से वो ट्रैप्स है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रैंडम हमें देखने को मिले थे अभी बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, स्पेशली केमिस्ट्री के अंदर। तो आपको इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है कि मैं इनके लिए थ्योरी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक थ्योरी नहीं होती। आप क्या रैंडम कुछ कुछ भी चीजें पढ़ना चालू कर देंगे, नहीं। जो आपने जेई के लिए सिलेबस था उसको अच्छे से देखा, आपने जो डिलीटेड पोर्शन है उसको अच्छे से देखा, ये सब चीज अगर आप कर रहे हो तो आप बिटसेट के लिए भी तैयार हो ही रहे हो। और फिर अगर ये थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट भी गए तो उतना आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो जो मेजोरिटी पोर्शन है 95 टू 98% आपका पोर्शन है उस पर फोकस करो ना, अगर उसमें ही आप अच्छा स्कोर निकाल लेते हो तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि बोनस क्वेश्चंस आर मस्ट फॉर गेटिंग 300 प्लस। अरे यहाँ पे हमारे कोर्स में भी जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे जिनके 300 प्लस अभी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आए, उन्होंने भी ये चीज एग्री करी है कि यार हम लोगों ने बोनस करे ही नहीं अटेम्प्ट, हाँ कुछ कुछ ने जरूर करे जिसकी वजह से उनको लगा कि उनका स्कोर बूस्ट हो गया, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बोनस नहीं भी करते हुए 300 प्लस के ऊपर का स्कोर लेके आए। तो सिंपली मैंने उनको ये चीज समझाई थी कोर्स के भी दौरान, और मैं इवन यूट्यूब पे भी वीडियो लेके आया था यार बोनस क्वेश्चन का, कि बिल्कुल भी ग्रीडी मत होना। आपको अगर लग रहा है लास्ट में थोड़ा बहुत 10 मिनट का टाइम बचा है और आप कम से कम 120 122 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुके हो, तो लास्ट में थोड़ी बहुत रिस्क लेके आप बोनस ले जाओ, नहीं तो सिंपली आपके नेगेटिव मार्किंग में जा सकते हैं नंबर और उससे आपको नुकसान ही होगा। तो ये चीज प्लीज ख्याल रखना। तीसरा यहाँ पे कि यू गेट लिमिटेड रफ शीट्स, तो यहाँ पे अनलिमिटेड रफ वर्क नहीं करना है। ये चीज मॉक टेस्ट के टाइम पे आप गलती कर रहे थे, आप यहाँ पे सोचते थे कि भाई हमारे पास तो होगा पूरा, कोई एक रजिस्टर दे देंगे वो उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई मैंने लिटरली ये चीज देखी है, स्टूडेंट्स जब मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करते हैं वो एक रजिस्टर खाली सा उठा लेते, अब उसके अंदर जितना करना है हर क्वेश्चन एकदम डेप्थ में, ठीक है, एक एक फॉर्मूला लिख रहे ये कर रहे हैं। अरे यही चीजें तो आपको बचानी है, आपको जितना ज्यादा स्पेस को ऑप्टिमाइज करोगे उतना बेटर। अभी देखा ना स्क्रैच पैड कितना कम था, 8 पेजेस रहते, तो आपको स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, चाहो तो सेक्शंस यहाँ पे बना लो, जितना ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करोगे उतना बेटर रहेगा, आप ये चीज समझ लो सेकंड अटेम्प्ट के पहले। और जितना कम उस पर लिखोगे उतना टाइम भी कम लगेगा और अपनी रफ शीट्स भी अच्छे तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरे पूरे 130 क्वेश्चन ही आपको वहां पे उतारने, नहीं भाई, कुछ क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक करते जाओगे, तो जितने बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए हमें रफ वर्क करना है, तो अच्छे तरीके से अगर स्पेस को यूटिलाइज करोगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो आपने मेरे हिसाब से रफ शीट का यहाँ पे साइज देख रही है जो कि आपको वहां पे दिया था स्क्रिबल पैड, है ना, तो अब उतने ही साइज के पेपर्स लेना और 8 ही लेना और उस हिसाब से ही मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करना, आदत बन जाएगी तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए अच्छे तरीके से आप तैयार रहोगे। बाकी जिनको दिक्कत नहीं हुई रफ शीट्स की तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से जो है अच्छा कर लोगे। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज सभी से देखना है कि एक्चुअल में मिस्टेक क्या क्या हुई आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि आपको लगता है आपको पोटेंशियल था कि 300 प्लस के ऊपर पहुंच जाए बट नहीं पहुंच पाए, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स हुई थी ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सेल्फ एनालिसिस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉइंट्स आपको गिनाए, हो सकता है कई सारे अपने कॉमन पॉइंट्स हो, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी गलती हुई थी, तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस करते हुए कमेंट सेक्शन में अभी लिखना होगा, ठीक है, और बाद में जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना और बार बार उसको देखना कि हाँ भाई क्या गलतियां हुई थी और मैं क्या उस पर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा हूँ या फिर नहीं, ये चीज आपको सेकंड अटेम्प्ट में डेफिनेटली हेल्प करेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।